हेलो गाइस। आज हम लोग अपने संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रस्तावना। क्या नाम है? प्रस्तावना। ठीक है। प्रस्तावना। तो सवाल ये है कि प्रस्तावना हमारे संविधान में आई कहाँ है? तो गाइस, सबसे पहले क्या हुआ ना, 13 दिसंबर 13 दिसंबर 13 दिसंबर 1946 को जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, जो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा था। क्या पढ़ा था? उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको 22 जनवरी को स्वीकार कर लिया गया था। सॉरी, 22 दिसंबर 1946 को। एक मिनट। 22 दिसंबर 1946 को ही इसको स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है। बाईस दिसंबर 1946 को ही इसको स्वीकार कर लिया गया था। तो इसमें क्या हुआ गाइस, इस संविधान का ढांचा पहले से ही बन के तैयार हो गया था। संविधान कैसे आगे बढ़ेगा इसका पहले से ही अंदाज़ा लग गया था उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा। ठीक है। तो हमारा जो संविधान है वो स्टार्ट होता है, हम भारत के लोग से। किससे स्टार्ट होता है गाइस? हम भारत के लोग से। यानी जो संविधान में जो ताकत का स्रोत है वो क्या है? तो भारत के लोग हैं। ठीक है। अब मैं एक बार को प्रस्तावना पूरी पढ़ लूँगा, धीरे धीरे आप इसको समझिएगा। ये प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को ठीक है। अब इसके बाद इसका मेन तत्व शुरू होगा। यहाँ तक लाइन हुई, हम भारत के लोग भारत को, तो क्या है? संपूर्ण संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संपन्न। ठीक। उसके बाद क्या है? समाजवादी समाजवादी। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। कैसा गणराज्य? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। त्रात्मक और गणराज्य। ठीक है। अभी सब के ऊपर चर्चा करेंगे गाइस। हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा इसके समस्त नागरिकों को, अब इसमें कुछ न्याय है, सामाजिक, फिर है आर्थिक और फिर है राजनैतिक, नैतिक। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष
लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ठीक है, न्याय। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, एक मिनट, हाँ, न्याय। फिर उसके बाद क्या है, तो विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, सॉरी वेट, आराम से सब चीज़ें देखते चलते हैं, ठीक है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। ठीक है गाइस, तो क्या शुरू हुआ, पहले सबसे पहले उससे देखते हैं क्या है। ये देखिए, प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा, जिसे 22 दिसंबर को एक्सेप्ट कर लिया गया। फिर उसके बाद इसमें जो स्रोत क्या है ताकत का, हम भारत के लोग हैं, ठीक है। फिर इसमें आगे बढ़ते हैं, भारत को क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने, ठीक है, तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, फिर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। फिर इसके बाद गाइस आगे चलते हैं, देखिएगा, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता ठीक है गाइस। स्वास्थ्य, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता तथा व्यक्ति की गरिमा, ठीक है, व्यक्ति की गरिमा, ठीक है, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता, अखंडता। इसके बाद है राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने के लिए आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा समर्पित करते हैं। अब हम लोग पहली लाइन से चलते हैं। देखिए गाइस, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है उसको 13 दिसंबर 1946 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मतलब उद्देश्य प्रस्ताव को पढ़ा था। उद्देश्य प्रस्ताव 22 दिसंबर 1946 को ही एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ गाइस, इसमें उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा ये निर्धारण कर दिया गया था कि हमारा संविधान कैसा होगा, ठीक है। तो हम भारत के लोग से बात शुरू होती है, ठीक है। हम भारत के लोग का मतलब भारत के अंदर रहने वाले लोग, मतलब जो संविधान की शक्ति का स्रोत कौन होंगे, भारत के अंदर रहने वाले लोग, ठीक है। अब देखिए हम लोग भारत को कैसा बनाएंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पहली लाइन पहला लिखा है बात, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। अब इस संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है, देखिए गाइस, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि हमारे देश में किसी दूसरे देश की कोई दखलंदाजी नहीं होगी। क्या होगा, हमारे देश में किसी दूसरे देश की कोई दखलंदाजी नहीं होगी, ठीक है। तो पहली शर्त क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अच्छा, अब इसका एक अपवाद है। अपवाद क्या है, राष्ट्रमंडल की सदस्यता,
जैसे हम लोगों के ऊपर ब्रिटेन ने राज किया था, ठीक है। तो ब्रिटेन ने हम लोगों के ऊपर राज किया, तो उसने एक अपनी सदस्यता हमें दी, राष्ट्रमंडल की सदस्यता, ठीक है। हाँ, इसमें क्या होता है, बाकी जितने भी संधि होते हैं उसमें सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष आमने सामने बैठते हैं। लेकिन राष्ट्रमंडल में क्या होता है, जो ब्रिटेन की महारानी होती हैं, जो वहाँ की महारानी होती हैं, वो सबसे ऊपर बैठती हैं। तो ये इसका अपवाद है। हालांकि भारत इसका ऐच्छिक रूप से इसको मानता है, इसलिए ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत है, ठीक है। ये ऐच्छिक है, राष्ट्रमंडल की सदस्यता। भारत चाहे तो उससे हट सकता है, ठीक है। तो पहला क्या, हम क्या देश को कैसा बनाना चाहते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। पूरी तरीके से जिसमें प्रभुता हो, ठीक है, संप्रभुता हो, मतलब किसी दूसरे देश की दखलंदाजी ना हो, ठीक है। हाँ, इसके कुछ अपवाद और भी हैं, जैसे एक राष्ट्रमंडल तो है ही, कुछ अपवाद और भी हैं। जैसे क्या होता है गाइस, कुछ परमाणु अप्रसार संधियां होती हैं, ठीक है। वो पूरे मतलब सब लोग अपने आपसी समझ से बनाते हैं कि कौन किस तरह के हथियार बनाएगा, ठीक है। कोई जैविक हथियार तो नहीं बना रहा है, कोई रासायनिक हथियार नहीं बना रहा है। ऐसे कुछ संधियां होती हैं जहाँ पर एक दूसरे में दखलंदाजी संभव है। लेकिन हाँ, ज़्यादातर देखा जाए तो हमारा देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, जिसमें किसी दूसरे देश का दखलंदाजी नहीं हो सकता। अब दूसरी बात आई समाजवादी। समाजवादी से क्या तात्पर्य है, समाज के हर समाज का हर पिछड़े तबके के लोगों के लिए। समाजवादी का मतलब क्या है, समाज के हर पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए हमारे देश का संविधान होगा। फिर तीसरा क्या है, तीसरा है गाइस पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब, तो गाइस हम लोगों ने देखा समाजवादी, ठीक है। इसके बाद आता है गाइस पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है, पंथ का मतलब होता है कोई मजहब या कोई धर्म। पंथ निरपेक्ष का मतलब है जिसका कोई पंथ ना हो। मतलब जो भारत है, भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन वो हर धर्म के प्रति इक्वल समान व्यवहार करेगा, इक्वल ट्रीटमेंट करेगा, ठीक है। तो पहला क्या हुआ, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब हम किसी के दबाव को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारे आंतरिक मामलों में कोई दखल नहीं दे सकता, वो हो गया आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा समाजवादी, समाज के हर तबके के लिए सरकार होगी। फिर पंथ निरपेक्ष, किसी हम पंथ को बढ़ावा नहीं देंगे। फिर लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जब हम बात करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ब्रिटेन के बारे में। ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन में वहाँ की जो महारानी है, ब्रिटेन की महारानी ही हमेशा वहाँ की प्रेसिडेंट होती है, ठीक है। लेकिन भारत के बारे में जब बात करते हैं, तो यहाँ पर जो राष्ट्रपति होता है उसका निर्वाचन होता है। भले वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि उनका निर्वाचन में भाग लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में राष्ट्रपति का क्या होता है, निर्वाचन होता है, ठीक है। तो हमारा देश क्या है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब एक बार और देख लेंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब कोई अंतर में दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं। दूसरा समाजवादी, समाज के हर वर्ग के लिए। पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र का धर्म नहीं होगा। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है। ये हमारे संविधान के कुछ तत्व हुए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, मतलब संविधान निर्माताओं ने हमें कुछ न्याय दिए थे। क्या, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। अब सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय क्या है। अब देखिए, जैसे हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या है, अस्पृश्यता का उन्मूलन, ठीक है। अनुच्छेद 15 क्या है, धर्म जाति वंश, ठीक है। धर्म जाति जन्म स्थान आदि के स्थान पर धर्म मूल वंश, ठीक है,
जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होता, अनुच्छेद 15। ठीक है। और अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का उन्मूलन। ठीक है। तो ये सब क्या है? सामाजिक न्याय है। ठीक है। आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय का बारे में अगर हम डीपीएसपी में देखें, राज्य के नीति निदेशक तत्व में, तो वहाँ पे आर्थिक न्याय के बारे में भी बहुत सी बातें की गई। राजनीतिक न्याय, चुनाव में जैसे कि हम लोग सीटें रिज़र्व करते हैं एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी के लिए, कभी कभी महिला के लिए भी करते हैं। तो ये सब क्या है? राजनीतिक न्याय का ही तो उदाहरण है। सामाजिक न्याय मतलब समाज कोई भेदभाव नहीं करेगा। आर्थिक न्याय मतलब लोगों को बराबर बनाने पर कार्य चलता रहेगा, जो राज्य के नीति निदेशक तत्वों के कुछ अनुच्छेदों में मिलता भी है। फिर राजनीतिक न्याय है। ठीक है। तो ये हमारे 3 तरह के न्याय हो गए। ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं, अब हमें स्वतंत्रताएं क्या क्या मिली हैं। तो गाइस देखिए, 3 न्याय है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक। 5 स्वतंत्रताएं हैं। विचार की स्वतंत्रता, ठीक है। फिर क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है। विचार की, हम किसी तरीके का कोई विचार रख सकते हैं। ठीक है। अभिव्यक्ति उसकी कर सकते हैं, हमारा कोई भी विश्वास हो सकता है, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, कोई हमारी उपासना पद्धति हो सकती है, ये सब स्वीकार होगी। ठीक है गाइस, इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रतिष्ठा व अवसर की समानता। ये व्यक्ति के संदर्भ में होता है कि हर व्यक्ति को अवसर की समानता मिलेगी, जो हमारे अनुच्छेद 16 में दिया भी है। ठीक है। ठीक है। लोक नियोजन के अवसर में ये जो 16 है अनुच्छेद। ठीक है। और फिर उसके बाद व्यक्ति की गरिमा, ठीक है, इंटीग्रिटी ऑफ मैन, इसके लिए हमेशा काम किया जाएगा। और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए। ठीक है। ये चीज़ें हमारे संविधान में सब दी हुई हैं। ठीक है। उसके बाद एक डेट जरूरी है, 26 नवंबर 1949। इसी दिन हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था। ठीक है। तो ये डेट की बहुत ही इम्पोर्टेंस है। ठीक है गाइस, तो आज इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, फिर आगे इसको बढ़ाएंगे। ठीक है। धन्यवाद।